नीचे देख सड़ू, जमीन पर बैठे कुत्ते पर मत चढ़ जाना। स्कूल के गलियारे में एक लड़का सार्थक का मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता हुआ आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। सार्थक इस बेहुदे मजाक को अनसुना कर उसी गलियारे से आगे बढ़ने लगता है। अब तो ये रोज की बात हो गई है। हर रोज किसी न किसी बात पर सार्थक का मजाक बनता आ रहा है। सार्थक को आज भी इन तानों से उतना ही फर्क पड़ता है जितना उसे पहले दिन पड़ता था। इसीलिए वो अपने आप पर काबू रखने की बहुत कोशिश करता है, पर रख नहीं पाता है। एकाएक सार्थक के कदम रुकते हैं। वो अपने हाथ को उठाकर चेहरे के पास लाता है। चेहरे पर लटकते हुए गोल चश्मे को अपनी नाक के उभार पर टिकाता है। उस चश्मे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें अब बदलने की जरूरत है। ऐसा लग रहा था जैसे उस चश्मे ने अपनी जिंदगी के सारे पड़ाव देख लिए हों। कहीं पर टेप चिपका हुआ था तो कहीं पर हाथ से उसकी डंडियों को सीधा करने की गई कोशिश दिखाई दे रही थी। सार्थक के चेहरे पर वो चश्मा टेढ़ा मेढ़ा ही सही, पर किसी तरह से बस टिका हुआ था। सार्थक अपने अंदाज में चश्मे को सीधा करते हुए उस लड़के की तरफ धीरे से मुड़ता है और कहता है, तो जमीन पर मत बैठा कर, और अपने हाथों से कुत्ते के मुंह की आकृति बनाकर उस लड़के को जवाब देता है। ये सुनते ही वो लड़का आग बबूला हो जाता है और गुस्से में दांत भींचता हुआ सार्थक की तरफ दौड़ने लगता है। तुम घटिया लोगों को हर बार याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। वो लड़का अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ता है और उसमें से एक हरे रंग की गोल आकार की एक गेंद जैसी रोशनी उत्पन्न होती है। वो लड़का जैसे ही सार्थक के थोड़ा करीब जाता है, वो अपने हाथों को गोल घुमाकर अपनी हथेलियां सार्थक की ओर घुमा देता है, जिससे एक हरे रंग की तेज गति वाली किरण निकलती है। सार्थक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। वो समझ जाता है कि अब वो बच नहीं सकता, तो वो उस हमले के लिए खुद को तैयार करता है। वो अपनी मुट्ठी बांधकर पांव जमीन में गड़ाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो हरे रंग की किरण सार्थक से टकराती है, वो हवा में उड़ता हुआ दूर पीछे वाली दीवार से टकरा जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? छात्रों की भीड़ में से कोई पूछता है। ये लोग स्कूल के आखिरी दिन भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इतने शोरगुल के चलते देखते ही देखते वहां उत्सुक छात्रों की भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। तभी उस भीड़ में से एक लड़की निकल कर आती है और उस टूटी हुई दीवार की तरफ दौड़कर जाती है, ये देखने के लिए कि कोई घायल तो नहीं हुआ। जैसे ही धूल का गुब्बार छटता है, आहिस्ता आहिस्ता सार्थक के काले घुंघराले बाल दिखाई देने लगते हैं और धुएं के साफ होते ही उस लड़की को पता चलता है कि यह हादसा किसके साथ हुआ है। वो सार्थक की शक्ल देखकर एक कदम पीछे हो जाती है और वहां से बिना कुछ कहे ही निकल जाती है, जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। सार्थक की नजरें उस लड़की पर ठहर जाती हैं। जब वो लड़की अपने दोस्तों के पास जाती है तो वो सब उस पे हंसने लगते हैं। क्या तुम सच में सड़ू की मदद करने गई थी? एक सहेली हंसते हुए मजाक में पूछती है। ऑफ कोर्स नॉट, पता नहीं कौन था, मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, वो लड़की चिढ़कर जवाब देती है। तभी वहां सार्थक अपने चश्मे को उठाने के लिए खड़ा होता है तो देखता है कि चश्मे की एक डंडी निकलकर अलग हो गई है। उसे ठीक करने की बजाय वो उन्हें अपने हाथ में ही पकड़ कर रखता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। वो चिढ़कर खुद से कहता है, फिर से नहीं यार। आज सार्थक का स्कूल में आखिरी दिन था। वो ये उम्मीद कर रहा था कि कम से कम आज के दिन तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, पर वो लोगों के इस रवैये से परेशान हो चुका था। वो उन लोगों में से भी नहीं था जो बुरा व्यवहार चुपचाप सहन कर ले। उसे जवाब देना आता था। सार्थक बाकी छात्रों की तरह स्कूल में नहीं रुकना चाहता था। उसने अपना टूटा हुआ चश्मा उठाया और बिना किसी की परवाह करे स्कूल से बाहर जाने लगा। बाहर निकलते वक्त उसे बहुत से लोग दिखे जो ग्रुप बनाकर स्कूल में बिताए अपने सारे पल याद कर रहे थे। किसी का चेहरा हंसी से खिल उठा था तो किसी की आंखें नम थी। कोई ताली मार मार कर हंस रहा था तो कोई अपने दोस्त से गले लगकर रो रहा था, जैसे कि आज के बाद पता नहीं कब मिलेंगे। सार्थक इनमें से किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था। उसका यहां कोई दोस्त नहीं था। सार्थक घर पहुंचकर अपने काम में लग जाता है।
वो एक बहुत छोटे एक कमरे के घर में रहता है जहां इतनी ही जगह थी कि एक गद्दा और एक टेबल रख सके। उसने एक टीवी भी दीवार पर लगा रखा था, पर वो उसे देखता नहीं था। सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसे एक शोर की तरह इस्तेमाल करता था। उसे ये घर सरकार के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ बाप, ना ही कोई रिश्तेदार, और उसकी उम्र भी सिर्फ 16 साल की ही थी। उसके बिस्तर के सिरहाने एक पेटी भी रखी हुई थी जिसमें उसका कुछ सामान रखा हुआ था। सार्थक कोने में रखी पुरानी सी अलमारी की तरफ जाता है और उसकी दराज खोलकर उसमें रखी एक किताब निकालता है। वो एक मोटी, कम से कम आधा किलो की, कड़क जिल्द वाली बड़ी सी किताब थी। उसके कवर का रंग कुछ कुछ हल्के सूखे हुए खून के जैसा दिख रहा था और बीच में एक मटमैले भूरे रंग का जबड़े का कंकाल बना हुआ था। ऊपरी जबड़े में फैले हुए 4 तीखे और नुकीले दांत थे और वहीं निचले जबड़े के कोने में 2 नुकीले दांत, जिनके बीच में 5 दांतों की एक सीधी श्रृंखला बनी हुई थी। चलो एक बार और कोशिश करके देखता हूं, सार्थक उम्मीद भरे लहजे में कहते हुए उस किताब को उठाकर टेबल पर रख देता है। फिर वो तुरंत अपने बैग की तरफ मुड़ता है। उसमें से एक टेस्ट ट्यूब निकालता है जो एक सफेद रंग के तरल पदार्थ से आधी भरी होती है। प्रयोग नंबर 112, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, अब देखते हैं इससे क्या होगा। इतना कहते हुए वो किताब के ऊपर धीरे धीरे करके एसिड की बूंदें गिराने लगता है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, ये एसिड काम तो कर रहा है ना? ऐसा कहते हुए सार्थक एक अखबार के ऊपर एसिड की बूंदें गिरा कर देखता है। बूंदें अखबार पर गिरते ही एक धुआं उठता है और अखबार में बूंद के आकार का छेद हो जाता है। एसिड तो काम कर रहा है। और फिर वो पूरी टेस्ट ट्यूब किताब पर खाली कर देता है, पर उस किताब पर कोई आंच नहीं आती। सार्थक बड़े ध्यान से उस किताब को उठाकर हर तरफ से उसे अच्छे से देखता है, पर आश्चर्य की बात ये कि उस किताब में कहीं कोई बदलाव नहीं दिखता। फिर वो अपने इस प्रयोग के परिणाम को बड़ी बारीकी से एक अलग किताब में लिखता जाता है। निराश होकर सार्थक कहता है, फिर से नाकाम। ये किताब खुलती क्यों नहीं है? आखिर माँ और पापा ने इस किताब को क्यों संभाल कर रखा हुआ था? 112 बार, जी हां, इतनी बार सार्थक इस किताब को खोलने की नाकाम कोशिशें कर चुका था। किताब खुलना तो दूर, इसे कुछ नुकसान भी नहीं होता। सार्थक ने इसे जलाने, काटने, पिघलाने, फाड़ने, हर तरह से खोलने की कोशिश कर ली, पर उस किताब के आगे कुछ न टिक पाया। उसे एक खरोच तक नहीं आई। इस बात से हताश वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए टीवी चालू करता है। टीवी चालू होता है जिसमें खबर आती है, डामस प्रजाति और इंसानों के बीच शांति समझौता कायम हुए 5 साल हो गए हैं, पर हमारे सूत्रों का कहना है कि हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। शांति भंग होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अफसरों के अनुसार हम इंसानों को फिर एकजुट होना होगा और आने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। आज से 30 साल पहले की बात है, जब एक दिन अचानक धरती पर बाहरी दुनिया से कुछ मेहमान आए और इंसानों का सामना हुआ पहली बार एक एलियन प्रजाति से जिनका नाम था डामस। उस प्रजाति के लोगों का कद काठी, हाव भाव बिल्कुल इंसानों के जैसा ही था, सिवाय उनकी चमड़ी के। उनका पूरा शरीर मछली की खाल के जैसा दिखता था और साथ ही उनकी एक पूंछ भी थी जो किसी ड्रैगन की तरह दिखती थी। उसी दिन से लगातार हर रोज न्यूज चैनल पर खबरों में युद्ध और उससे जुड़ी खबरें चलती रहती हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि ये एलियंस धरती पर क्यों आए। आते ही उन्होंने इंसानों के सारे संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और साथ ही इंसानों को गुलामी करने पर मजबूर करने लगे। फिर इंसानों ने फैसला लिया कि वो इन एलियंस से मुकाबला करेंगे। उन्होंने भरपूर कोशिश करी, लेकिन जल्द ही समझ गए कि हमारे हथियार और तकनीक इस लड़ाई के लिए काफी नहीं है। गोलियां भी उनकी चमड़ी को भेद नहीं सकती थी। कुल मिलाकर इंसान ये युद्ध हार रहे थे। धरती के हर शख्स को हिदायत दी गई थी कि उन्हें अपने ग्रह के लिए जी जान लगाकर लड़ना है।
सारे इंसान इस युद्ध का हिस्सा बनने पर मजबूर थे। यहां तक कि सार्थक के माँ और पापा भी इस लड़ाई का हिस्सा थे। ये युद्ध सालों तक चलता रहा और इसी वजह से सार्थक अपने माता पिता को देखे बिना ही अनाथ की तरह बड़ा हुआ। वो ये तक नहीं जानता था कि उसके माता पिता दिखते कैसे हैं। जब इंसानों को लगने लगा कि वो ये युद्ध और अपना ग्रह पूरी तरह से हार जाएंगे, तब उनमें से कुछ विशेष क्षमता वाले लोगों का एक समूह दुनिया के सामने आया। इन सब में कुछ खास शक्तियां थीं। इन शक्तियों का ज्ञान और इन्हें प्राप्त करने का रहस्य इन खास लोगों ने बाकी साधारण लोगों के साथ बांटना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद इन शक्तियों की मदद से युद्ध को जीता जा सके। और उम्मीद के अनुसार ये उपाय काम कर गया। डामिस प्रजाति के लोग बहुत ताकतवर थे, पर उन्हें खास क्षमता वाले इंसानों ने कड़ी टक्कर दी। लंबी चली इस लड़ाई ने दोनों तरफ के लोगों का सब कुछ छीन लिया, कोई हल न देखते हुए। इसी के चलते आज से 5 साल पहले दोनों गुटों के बीच एक शांति समझौता पारित किया गया। शांति समझौते के बाद कुछ पल सब सही चला, लेकिन फिर इंसानी लालच ही इंसानियत पर हावी होने लगा। जहां उन खास लोगों को अपनी शक्तियां सबके साथ बांटनी थी, वहीं वो लोग उन शक्तियों को अब अपने तक ही सीमित रखने लगे। सरकार के ऊंचे तबके के अफसरों ने ये निर्णय लिया कि ये सारी शक्तियां अब आम इंसानों के बीच नहीं बांटी जाएंगी। सिर्फ अमीर लोग जो इसकी भारी कीमत चुका सकते हैं, वही लोग इन खास और ज्यादा ताकतवर शक्तियों को हासिल कर पाएंगे। बाकी इंसानों के लिए मामूली और कम ताकतवर शक्तियां ही मौजूद रहेंगी। ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि दुनिया में गरीबी बहुत बढ़ने लगी थी और लोग अब अपनी शक्तियों का बिना सोचे समझे अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करने लगे थे। सार्थक ने अपने माँ पापा को इसी युद्ध में खोया था। उनके गुजरने के बाद सरकार ने वादा किया कि वो सार्थक की परवरिश का खर्चा उठाएंगे, और सरकार ने अपना वादा निभाया भी। जब सार्थक के माँ पापा का निधन हुआ, तब उसकी उम्र 10 साल की थी। तब सरकार की तरफ से एक एजेंट आया और उसने सार्थक को एक किताब दी। ये इकलौती चीज थी जो सार्थक के माँ पापा उसके लिए छोड़ कर गए थे। ये दुनिया इतनी मतलबी क्यों है? सार्थक अपनी हालत पे अफसोस करते हुए कहता है। अपने बिस्तर से उठकर वो तेज चहलकदमी करता हुआ टेबल की तरफ जाता है। अपना टूटा हुआ चश्मा देखता है, उसे ठीक करने के लिए उठता है। वो देखता है कि उस चश्मे का एक कांच अपनी फ्रेम से बाहर निकल गया है, तो वो उसे अपने अंगूठे से दबाकर ठीक करने की कोशिश करता है। चल यार, अब बैठ भी जा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। सार्थक उसी चिड़चिड़ेपन में चिल्लाते हुए उस लेंस को ठीक करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से इतने जोर के दबाव में वो लेंस टूटकर चकनाचूर हो जाता है और उसका एक नुकीला टुकड़ा सार्थक के अंगूठे में घुस जाता है और खून बहने लगता है। इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए उस टेबल को लात मारता है। सारी दुनिया मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? थोड़ी देर के बाद सार्थक का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सारे टुकड़े समेटने लगता है। तभी उसकी नजर किताब पे पड़ती है। उसके ऊपर भी एक कांच का टुकड़ा जाके गिरा था। जैसे ही सार्थक उस टुकड़े को उठाने लगता है, उसके अंगूठे में से खून की एक बूंद किताब पर बने जबड़े पर गिर जाती है। किताब के बीचों बीच जो जबड़े के कंकाल की आकृति थी, वो खून के मिलने से चमकने लगती है और अचानक ही वो किताब हवा में उड़ के सार्थक की नजरों के ठीक सामने आ जाती है। ये देख सार्थक घबरा जाता है और अपने कदम पीछे की ओर लेने लगता है। उस किताब की चमक से पूरा कमरा उज्जवल हो उठता है। उस चमक के सामने वो सिकुड़ा सा कमरा खाली खाली सा दिखने लगता है। सार्थक के होश उड़ जाते हैं। उसके मुंह से आश्चर्य में निकलता है, ये आखिर हो क्या रहा है? किताब उड़ने कैसे लगी? जो किताब इतने सालों से बंद पड़ी थी, वो आज जाग कैसे गई? आखिर उस किताब में ऐसा क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए ये अद्भुत कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।